Hi, this is part 2 of our chapter the noun on the basis of number. पार्ट 1 आपको इससे पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पार्ट पे जंप कीजिएगा. तो लेट्स बिगिन. नेक्स्ट जो रूल है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. कंपाउंड का अर्थ होता है मिश्रित या संयुक्त कह लो. एक मिश्रित जो संज्ञा होती है उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड यानी कि जो मूल शब्द होता है उसके पीछे एस जोड़ करके आप प्लूरल बनाते हो. मूल शब्द के पीछे एस जोड़ करके आप रूट वर्ड के पीछे एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हो. जैसे कि सिंगुलर है हमारा कमांडर इन चीफ, तो यहां पे जो मूल शब्द है वो क्या है, कमांडर. तो कमांडर के पीछे हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया और प्लूरल बन गया. उसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं. यू कैन पॉज एंड रीड दीज. इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि उसमें कई सारे शब्द बाहर से उठाए हुए हैं. जैसे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो बाहर के देशों से बहुत सारा कॉपी किया हुआ है. उसी तरीके से इंग्लिश जो लैंग्वेज है अंग्रेज़ों की, वो फॉरेन लैंग्वेजेस यानी यूरोप की दूसरी लैंग्वेजेस, साउथ अमेरिका की दूसरी लैंग्वेजेस से कई सारे शब्द उठाती है. तो वैसे ही हमारा अगला रूल है कि कुछ नाउन्स जो कि बाहर की लैंग्वेजेस से उठाई हुई है उनका प्लूरल फॉर्म उन्हीं की लैंग्वेज में जो प्लूरल फॉर्म होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है. इंग्लिश उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस, कुछ भी उसमें हस्तक्षेप इंग्लिश नहीं करती. यानी कि उसके सिंगुलर और प्लूरल उन शब्दों के उसी भाषा से उठाए हुए हैं, उसी भाषा में जैसे हैं वैसे हैं. तो उनके एग्जाम्पल्स हैं लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका को कहा जाता है. वहाँ की जो लैंग्वेज है, जैसे कि इरेटम जो है उसका अर्थ होता है कोई भी एरर यानी गड़बड़ी. ठीक है, तो इरेटम जो है उसका जो प्लूरल है वो है इरेटा. उसी टाइप से बाकी सारे एग्जांपल्स हैं. इंडेक्स का इंडाइसेस, रेडियस का रेडाई, इसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स भी हैं. फिर ग्रीक भाषा से भी बहुत सारे शब्द लिए हुए हैं, जैसे कि एक्सिस का एक्सेस, क्राइसिस का क्राइसिस, इस तरीके से. फिर इटालियन शब्द लिए हुए हैं, फिर फ्रेंच शब्द लिए हुए हैं, फिर कुछ हिब्रू, इज़राइल की जो हिब्रू भाषा है उससे भी कुछ शब्द लिए हुए हैं. तो ये सारे जो शब्द हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल उन्हीं भाषाओं में डिसाइड हो जाता है और उसी हिसाब से इंग्लिश भी उनमें यूज़ की जाती है. ठीक है, तो उनमें इंग्लिश के रूल्स, ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं होते. तो उनको बस सिंपली आपको याद करना पड़ेगा. जितने एग्जाम्पल्स आप जितने याद कर सको उतने. कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके प्लूरल के 2 फॉर्म्स होते हैं और दोनों के ही कुछ डिफरेंट मीनिंग होते हैं. जैसे कि ब्रदर सिंगुलर है, उसके ये 2 प्लूरल होते हैं. ब्रदर्स सिंपली 2 भाई या 2 से ज़्यादा भाई. फिर दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है ब्रदरन, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी. जैसे कि मान लो आप कहीं बाहर किसी देश में हो, वहाँ पे आपको कोई इंडियन मिल जाए या फिर वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपकी किसी सिटी का हो, आपके कहीं आसपास रहने वाला हो, आपकी कास्ट, आपकी सोसाइटी का हो. ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आप क्या कहोगे कि वी आर फ्रॉम सेम ब्रदरन. हम दोनों जो हैं वो सेम सोसाइटी या सेम कम्युनिटी से हैं, सेम देश से हैं. तो वहाँ पे जो ब्रदरन वर्ड है वो सेम देश से भी यूज़ कर लिया जाएगा. राइट. तो इस तरीके से ब्रदर्स जो है वो सिंपल मीनिंग है उसका कि एक माँ से या एक पेरेंट से आप पैदा हुए तो आप हो गए ब्रदर्स. और उसी ब्रदर्स का जो है थोड़ा व्यापक, थोड़ा बड़ा मीनिंग है ब्रदरन, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ अ सेम सोसाइटी को भी ब्रदरन कह दिया जाता है. अगला एग्जांपल हमारे पास क्लोथ्स होता है, जहाँ पे काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लोथ्स के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वहाँ पे एस लगता है. लेकिन जब एस की जगह पे ई एस लगे तो उसका अर्थ क्या होगा, गारमेंट्स यानी कि कपड़े. वहाँ पे कपड़ों की वैरायटी की बात नहीं की जा रही, वहाँ पे आप कपड़े देख रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर क्लोथ्स फॉर माई वेडिंग. अगर ऐसा कहा जाए तो कहेगा कि मैं अपनी शादी के लिए जो कपड़े खरीदने के लिए ढूंढ रहा हूँ किसी मॉल में या कहीं भी. राइट. और वहीं पे कहा जाए कि द ट्रेडर बॉट डिफरेंट क्लोथ्स फॉर हिज बिजनेस. तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स की बात की जा रही है, इसलिए वहाँ पे एस लग रहा है. और ई एस लगे और एस लगे, उनके बीच में ये हमारा डिफरेंस.
उसी तरीके से ये बाकी के एग्जाम्पल्स भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके सिंगुलर में 2 मीनिंग होते हैं और प्लूरल में 1। जैसे कि पहला है लाइट। लाइट के लिए सिंगुलर होता है रेडियंस और अ लैम्प। तो रेडियंस कहा जाए तो वहाँ पे होगा इसका मीनिंग चमक, और लैम्प कहा जाए तो उसका मीनिंग होगा कोई भी लैम्प, लालटेन या फिर कुछ भी, कोई बल्ब हो, कुछ भी हो, तो उसको एक लैम्प कहा जाएगा। लेकिन जब कहा जाए लाइट्स तो उसका अर्थ ही यही है, लैम्प्स। लैम्प का अर्थ होता है लाइट का सोर्स। लैम्प का अर्थ सिंपल मीनिंग होता है प्रकाश स्रोत, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो। लेकिन प्लूरल जो होता है उसका सिंपल एक मीनिंग होता है लाइट्स का मतलब है प्रकाश के सोर्स की बात की जा रही है। लेकिन जब कहा जाए सिंगुलर में लाइट तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि रेडियंस की बात की जा रही हो, चमक की। कहा जाए लाइट ऑफ द लैंटर्न, लाइट ऑफ द लैंटर्न यानी लालटेन की जो लाइट है उसके बारे में बात की जा रही हो, पोइट्री में या फिर किसी सेंटेंस में बात की जा रही हो, तो वहाँ पे उसकी चमक की बात की जा रही। चमक का अर्थ होता है रेडियंस। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे बाकी सारे ये एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन पॉज एंड रीड। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर में 1 मीनिंग होता है, 1 मतलब होता है, और प्लूरल में 2 मतलब होते हैं। जैसे कि कलर। कलर का सिंगुलर में 1 ही वर्ड होता है ह्यू, लेकिन प्लूरल में कलर्स के लिए 2 प्लूरल यूज़ किए जाते हैं, ह्यूज और दूसरा द फ्लैग ऑफ अ रेजिमेंट, यानी कि किसी पर्टिकुलर रेजिमेंट, कोई सेना की टुकड़ी, उसका कोई फ्लैग हो तो वहाँ पे कहा जाएगा कलर्स, राइट। जैसे कि रेजिमेंट ही नहीं, यहाँ पे क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम हो तो वहाँ पे भी कलर्स यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो इस टाइप से कलर्स के 2 प्लूरल होते हैं और दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है कस्टम। कस्टम का अर्थ होता है हैबिट। यू नो, आई एम अकस्टम्ड टू। अगर मैं कहूँ आई एम अकस्टम्ड टू समथिंग, आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम अकस्टम्ड टू समथिंग एल्स, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कस्टम को एज अ हैबिट। लेकिन कस्टम के जब प्लूरल में यूज़ किया जाता है कस्टम्स, तो उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला हैबिट्स यानी आदतें, और दूसरा ड्यूटीज लेवाइड ऑन इम्पोर्ट्स। लेवाइड का अर्थ होता है लगाया हुआ या लगाना, राइट। तो कस्टम्स का अर्थ आपने सुना होगा ये कभी ना कभी कि कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है, तो बाहर से जो इंपोर्ट आता है चाइना से, यूएस से, बाहर के देशों से, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कस्टम्स। उस ड्यूटी को कस्टम्स कहा जाता है। तो इस टाइप के कस्टम्स के प्लूरल के 2 मीनिंग हो सकते हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हमारे बाकी सारे एग्जाम्पल्स। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है तो यू कैन पॉज एंड रीड दीज। अब कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में 2 अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। उनके सिंगुलर और प्लूरल के मीनिंग्स कभी भी सेम नहीं होते। जैसे कि एयर का अर्थ होता है एटमॉस्फेयर, एयर्स का अर्थ होता है अफेक्टेड मैनर्स। अफेक्टेड मैनर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे तरीके व्यवहार करने के जिससे बाकी लोगों पे कुछ असर पड़ रहा हो। जैसे कि इफ़ यू पुट ऑन एयर्स यू विल मेक एनिमीज इन द ऑफिस। अगर तुम ऐसे बदतमीजी से व्यवहार करोगे तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तो इस तरीके से एयर्स का मतलब होता है बदतमीजी करना या फिर कुछ इल मैनर में, कुछ गलत तरीके का कुछ बर्ताव, उसको कहते हैं हम एयर्स। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है गुड। गुड का अर्थ होता है किसी का बेनिफिट या फिर किसी का वेलबींग, किसी का स्वास्थ्य का अच्छा होना। लेकिन जब कहेंगे गुड्स तो गुड्स की बात की जाए तो मर्चेंडाइज की बात की जाती है, यानी कि जिन वस्तुओं की बिक्री की जानी हो, खरीदा जाना हो, बिक्री की जानी हो, उनको कहते हैं गुड्स। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हमारे ये बाकी सारे एग्जाम्पल्स। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स जिनको प्लूरल बनाया जाता है। उनके पीछे एक एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है, इंग्लिश में कहेंगे बिलोंगिंग और हिंदी में कहेंगे संबंध दर्शाने के लिए, संबंध या फिर ओनरशिप दर्शाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। तो एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस, ये ऐड करके लेटर्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स, अल्फ़ाबेट,
फिर फिगर्स, फिर जो कुछ फिगर्स होते हैं स्क्वायर्स, राउंड्स, इनको कहेंगे फिगर्स, और फिर कुछ सिंबल्स, उनको प्लूरल बनाते हैं हम इस तरीके से एपिस्ट्रॉफी और एस ऐड करके। तो यहाँ पे ये देखिए, देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। इस पेज में जो है वो ज़्यादा ई वर्ड का, ज़्यादा ई लेटर का ज़्यादा यूज़ किया गया है बजाय कि ए लेटर के, राइट। और दूसरा तीसरा एग्जाम्पल इसी को फॉलो करते हैं। फिर यहाँ पे नंबर्स के लिए भी सेम तरीके से यूज किया जाता है, 5s एंड 2s। एक छोटा सा एक्सेप्शन और है, सिंपल सा एक्सेप्शन है, इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स। मिस स्मिथ्स का मतलब हुआ कि जो मिस स्मिथ है उसको, यहाँ पर दो लेडीज़ हैं जिनका सरनेम जो है स्मिथ है, तो उन दोनों को जो है द मिस स्मिथ्स मिला जुला करके उनको प्लूरल में ऐसा कह दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी सरनेम की दो लेडीज़ हों, किसी भी नेम की, सरनेम की, नेम की नहीं सरनेम की दो लेडीज़ हों, और अगर उनको मिस या मिसेस करके उनको जब आइडेंटिफाई करना हो, तब वहाँ पे जो उनके सरनेम होगा उसके पीछे एस लग जाएगा सिंपली। तो ये एक थंब रूल है इंग्लिश में, जब भी मिस या मिसेस या फिर मिस्टर भी यूज़ किया जाए, जैसे कि मेरा नाम है जहांगीर, मिस्टर जहांगीर, तो मिस्टर जहांगीर्स, अगर मेरे साथ में कुछ और फ्रेंड्स हैं मेरे जो सेम मेरी ही सरनेम को फॉलो करते हैं, सेम सरनेम उनका है, तो वहाँ पे कहा जाएगा मिस्टर जहांगीर्स। तो ये एक और थंब रूल है इंग्लिश का। फिर हमारा लास्ट रूल जो है वो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हमने पिछले किसी लेक्चर में पढ़ी थी, नाउन्स वाले लेक्चर में, उनका कोई प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता, जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, और भी जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। फिर दूसरा है व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स। जैसे कि कुछ शब्द जो होते हैं अगर वो प्लूरल में आ भी जाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात की जा रही है, तब उनको किस तरीके से गिना जाता है वो देखते हैं। प्रोवोकेशन जो है वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रोवोकेशंस जब यूज़ हुआ है, इसका अर्थ है कि इंस्टेंसेस यानी और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन, यानी कि कितनी बार जो है प्रोवोकेशंस की गई है। ठीक है, मान लो किसी स्टोरी में, किसी न्यूज़ में बात की जा रही है कि किसी इंसान ने क्राइम कर दिया, लेकिन क्राइम करने के लिए किसी ने उसको प्रोवोक का अर्थ होता है भड़काना, किसी ने उसको प्रोवोक किया और बहुत बार प्रोवोक किया, तो प्रोवोकेशंस यानी कि बार बार कोई चीज़ हुई हो, घटना, उसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वहाँ पे वो उसका प्लूरल बन गया। किस तरीके से बना कि वो जो घटना है पर्टिकुलर वो बार बार हुई है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा जो वर्ड है काइंडनेसेस, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि भाई किसी भले इंसान के बारे में बात की जा रही है तो ये कहेंगे कि ही डिड अ लॉट ऑफ काइंडनेसेस, कि उसने बहुत लोगों के साथ दयालुता से व्यवहार किए, बहुत सारे अच्छे कार्य किए। उसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस का अर्थ होता है हिंदी में पदार्थ। कुछ पदार्थ होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिन नहीं सकते, इसी वजह से वो प्लूरल में नहीं होते। दे आर नॉट देयर फॉर यूज्ड इन प्लूरल। जैसे कि कॉपर, आयरन, टिन, वुड, ये सारे जो हैं काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल हैं, इसलिए इनका प्लूरल नहीं होता। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि कुछ वर्ड्स प्लूरल में आ भी जाए तो उसका अर्थ हुआ काउंटेबल है, लेकिन कुछ बदले हुए मीनिंग के साथ। यही बदले हुए मीनिंग वाली जो बात है वो यहाँ पे लागू होती है। यहाँ पे काउंटेबल किस तरीके से बनता है कि वो जो घटना है वो बार बार हुई। यहाँ पे क्या है कि मीनिंग चेंज हो गया, किस तरीके से चेंज हुआ। कॉपर का कॉपर्स लिखा जाए तो हुआ कॉपर कॉइन्स, कि कॉपर के, तांबे के बने हुए कॉइन्स। फिर आयरन्स का मतलब हुआ फेटर्स, आयरन के बने हुए सिक्के। ठीक है, आयरन के सिक्के, उनको कहेंगे फेटर्स। फिर टिन, उसका लिखा जाए टिन्स, तो उसका मतलब हुआ कैंस मेड ऑफ टिन। कहा जाए कि टिन के जो बॉक्स होते हैं ना, उनमें कोको कोला, कोक वगैरह आती है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ टिन्स आउट देयर, देयर वर अ लॉट ऑफ टिन्स। तो कहा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कैंस मेड ऑफ टिन जो है वो वहाँ पे पड़े हुए थे, डस्टबिन में नहीं थे, वहाँ पे पड़े हुए थे। वुड्स अगर कहा जाए वुड का, तो उसका अर्थ हुआ फॉरेस्ट।
एक मूवी है फेमस, द कैबिन इन द वुड्स। वुड्स जो वर्ड है उसका अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट, राइट। तो इसी के साथ जो ये लेक्चर है, जो कि काफ़ी लंबा हो गया था अनफॉर्चुनेटली, ये जो टॉपिक है ये है ही काफ़ी वास्ट। इसमें आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। दैट्स ऑल यू नीड टू डू, कि आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें जो रूल्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लेक्चर को आपको 2 या 3 बार देखना है। उसके अलावा अगर आप बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो रेन मार्टिन में जो ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको याद करने हैं। कई सारे रूल्स जो हैं जिनको रूल्स को याद करने से काम चल जाएगा, लेकिन कई सारे रूल्स हैं वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स को याद अच्छे से करना पड़ेगा। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप इन सारों को वापस एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओ, नहीं तो इस सब का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। कई सारे रूल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक 90 to 95% लागू होते हैं, उनमें आप काफ़ी हद तक सेफ हो। लेकिन कई सारे रूल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे अपवाद होते हैं, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। Until then, I am signing off.